स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी और हम मौजूद हैं यूपीएल के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद है बिजनेस हेड इंडिया वन यूपीएल एसएएस के सावेश कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। हम देखते हैं कृषि क्षेत्र में कई दिग्गज कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन जब हम यूपीएल की बात करते हैं तो इस कंपनी ने कई सालों से किसानों के बीच अपने उत्पादों को लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो सबसे पहले हम सावेश जी से जानेंगे कि उनके सफर के बारे में, कहां से उन्होंने अपनी इस करियर की शुरुआत करी और उनका यूपीएल तक का सफर कैसा रहा है। धन्यवाद। सबसे पहले स्वागत है आपका यूपीएल में एंड इट्स प्लेजर टू हैव यू ऑल ओवर हियर। अगर मैं अपनी बात करूं तो एग्री इंडस्ट्री में मेरा ऑलमोस्ट 16 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है जी। और मैंने पहला जो करियर की शुरुआत की थी वो फ्रंटलाइन सेल्स से किया था एंड एट दैट टाइम मैं फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड सीड्स तीनों देखता था। देन आई मूव टू यूपीएल इन 2014 एंड 2014 से फिर मैंने यूपीएल में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैंडल किए। अराउंड 34 कंट्रीज में मैंने काम किया है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इन सब में काम किया है। और यूपीएल इंडिया में 2019 से मैं हूँ एंड आप देख सकते हो एक इंडस्ट्री में कितने अप्स एंड डाउन, स्पेशली इंडिया में जो कुछ भी चल रहा है, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, वो सारी चीज़ें देखी है जी। सर जब हम यूपीएल की बात करते हैं तो यूपीएल एक वेल नोन एग्रीकल्चर कंपनी है। कई इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं कई बार यूपीएल के उत्पाद किसानों के बीच काफी अहम भूमिका भी अदा करते हैं, लेकिन पहले हम अपने किसानों के लिए ये जानना चाहेंगे कि यूपीएल अभी क्या कार्य कर रही है, क्या भूमिका है कृषि क्षेत्र में यूपीएल की। अगर हम यूपीएल की बात करें तो यूपीएल का प्रेजेंस केवल इंडिया नहीं, वी आर अ ग्लोबल एमएनसी एंड अगर आप ग्लोबल रैंकिंग देखें तो वी आर नंबर 5 एट प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर। एंड यूपीएल किसानों के लिए क्या कर रही है, इसकी अगर हम बात करें तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में क्या है? कम लागत में अधिक उत्पादन। बिकॉज अगर हम देखें तो लागत बढ़ता जा रहा है और क्लाइमेटिक चेंज के कारण, सॉइल की फर्टिलिटी कम होने के कारण उत्पाद कम होता जा रहा है। तो उसमें अच्छे से अच्छे उनको उत्पाद दिया जा सके जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी को हम आज के डेट में अगर आप देखें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? डिजिटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो फार्मर के लिए कैसे ला के दिया जाए? बिकॉज आज के डेट में अगर हम बात करें तो सबसे अगर प्रॉब्लम में कोई चल रहा है तो वो है फार्मर्स। तो फार्मर्स के लिए क्या किया जा सके? अगर आज के डेट में क्लाइमेट चेंज आता है, एक्सेस बारिश हो गई, कम बारिश हो गई, या फिर कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, उस केस में फार्मर क्या कर सकता है? उसमें कैसे यूपीएल हेल्प कर सकता है? तो आज डिजिटाइजेशन की हम बात करें तो यूपीएल उस लेवल पे है कि हम फार्मर को अभी का अभी किसी भी वक्त क्या टेम्परेचर रहेगा, कितनी बारिश होगी, कौन सा पेस्ट आ सकता है, ये सारी चीज़ें प्रेडिक्शन हम दे सकते हैं। बट ये फार्मर तक लेके जाना ये सबसे कठिन कार्य है। तो इसके लिए हमने अपने एक्सटेंशन वर्कर्स लगाए हैं, हमारी टीम ग्राउंड पे लगी हुई है, प्लस जितने स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि आप लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं, ताकि हमारी बातें जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो फार्मर तक पहुँच सके। इसके लिए अगर आज के डेट में देखें सबसे बड़ी चीज़ कुछ है तो डिजिटाइजेशन, सोशल मीडिया। अब वो टाइम नहीं रहा जबकि हम कहेंगे कि फार्मर टीवी नहीं देखता या फार्मर फेसबुक पे नहीं जाता, इंस्टा पे नहीं जाता। फार्मर्स आर एवरीवेयर। अगर आप देखोगे कि आज फार्मर फॉलोअर्स 2-2 लाख 3-3 लाख मिलियंस में फॉलोअर्स आ गए हैं, तो वैसे चैनल्स पे जाना, लोगों तक बातें लेके जाना, वो चाहे डिजिटल मीडिया हो या 1-to-1 हो या फिर हम ATL करके जाएं, BTL करके जाएं, तो वो सारी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ भी हम जुड़ रहे हैं। जी सर, आपने बहुत सही बात बोली है कि किसानों के सामने कई बार हम जब ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज पर जाते हैं, जब किसानों की जमीन पर जाते हैं, तब देखते हैं कि वो परेशानियां किसान फेस कर रहे हैं जिनके बारे में कंपनियों को अक्सर पता भी नहीं होता है। तो उन उत्पादों का कई बार किसानों को, एक यूपीएल का उत्पाद भी अगर किसान इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक फार्मर में जागरूकता होना उन उत्पादों की काफी जरूरी है। और ये कंपनियां बखूबी, ये काम कंपनियों का ही होता है, क्योंकि जब हम बाजार में अपने उत्पाद को लेकर जाते हैं तो उसका इस्तेमाल एक किसान ही करने वाला है। तो वो पहुंच सर किस तरह से यूपीएल की है ताकि जब भी एक किसान हमारा उस उत्पाद का इस्तेमाल करे तो उसके पास सही जानकारी का होना भी काफी आवश्यक है। तो उसके लिए यूपीएल क्या कर रहा है? आपने बहुत सही कहा। सो इट्स अ टू वे प्रॉब्लम। कई बार फार्मर की समस्या क्या होती है वो आगे तक नहीं आ पाती एंड एट द सेम टाइम कंपनी के पास या किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास क्या है फार्मर के लिए ऑफरिंग, वो फार्मर तक सही तरीके से नहीं जा पाता। अगर जाता भी है तो कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एज ऑन टुडे। सो इसके लिए अगर हम बात करें, जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वन ऑफ द बेस्ट हर्बिसाइड एवर जो सोयाबीन के लिए हो सकता है या ऑयल सीड एंड पल्सेस के लिए हो सकता है, दैट इज सेंचुरियन ईजी। वो हम लोगों ने लॉन्च किया। नाउ
दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, बट फार्मर को कैसे पता चलेगा ये बेस्ट है, इसको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, पानी कितना डालना है, बारिश होने से पहले डालना है, बारिश होने के बाद डालना है, क्रॉप के लगने के बाद डालना है, क्रॉप होने से पहले डालना है। तो इसके जो चीजें हैं, इसको डिफरेंट तरीके हैं इसको लेके जाने के लिए। एक, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन तक पहुंचाना, आपके ओपिनियन लीडर्स होते हैं, देन आपका अपना एक्सटेंशन वर्कर होता है, देन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, मीडिया हो गया, देन सोशल मीडिया हो गया, देन वी रिलीज डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस, प्लस थैंक्स टू द गवर्नमेंट दैट उन्होंने मैंडेटरी कर रखा है कि हर प्रोडक्ट के लिए एक डीएफयू होता है, डायरेक्शन फॉर यूज। हर प्रोडक्ट के साथ वो डीएफयू जाता है जिसमें कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है और डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है कि आपको बताया जाता है कि इसको कब यूज करना है, कितना यूज करना है, किस मात्रा में यूज करना है, किस पेस्ट और डिजीज या किस वीड के लिए यूज करना है। और उसको फिर फार्मर तक लेके जाने के लिए जो सबसे बड़ा काम करते हैं वो हमारे एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, जो हमारे फील्ड पे ग्राउंड फोर्स है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो नथिंग लेस देन 3000 फील्ड ऑफिसर्स वो फील्ड में काम करते हैं। तो उनका सबसे बड़ा रोल होता है कि कैसे हम ये चीज़ फार्मर तक लेके जाए। प्लस हम लोगों ने डिफरेंट फार्मर ग्रुप्स बना रखे हैं, सोशल मीडिया चैनल्स बना रखा है, तो इन सब जरिए से हम कोशिश करते हैं कि उन तक पहुँच सके। जी, बहुत सही बात कही है सर ने। जब तक ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज या फार्मर्स के बीच कंपनीज की कनेक्टिविटी नहीं होंगी तो ना ही उनको उत्पादों के बारे में सही जानकारी होगी, ना ही उनकी फसल को सही उत्पाद से उनको लागत मिल सकेगी उस फसल की। सर, दूसरे सवाल पर हम आते हैं। यूपीएल के उत्पादों की बात करें तो वो कौन से मुख्य उत्पाद हैं जिनका बाजार में किसानों के बीच पहुंच भी है, और वो किसान, खास तौर पर मैं इस बात पर थोड़ा जोर दूंगी, वो किसान जो उन उत्पादों को यूपीएल के नहीं जानते हैं, उसके बारे में आप बताएं। श्योर, मुझे नहीं लगता है कि यूपीएल का उत्पाद किसान नहीं जानता है, बिकॉज हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि वी आर देयर फॉर फार्मर विथ एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच फार्मर्स वांट। तो फार्मर को जो कुछ भी चाहिए होता है हर चीज़। अगर हम क्रॉप की बात करें, मुख्य फसलें क्या है इंडिया में? सबसे बड़ा फसल है राइस, पैडी, धान। उसकी अगर हम बात करें, उसके स्टेम बोरर के लिए केवका है हमारे पास जेविको अभी हमने लॉन्च किया है। हमारे पास और भी कई उत्पाद है, जैसे साथ ही कई सालों से यूज किया जा रहा है फार्मर के द्वारा, इरोज गोल्ड। तो अगर हम पैडी की बात करें तो हर सेगमेंट में हम प्रेजेंट हैं। वैसे ही अगर हम कॉटन की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई किसान इंडिया में होगा कॉटन का जिसे उलाला ना पता हो। सो वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्रांड उलाला। देन देर आर मेनी अदर प्रोडक्ट बीइंग यूज्ड, लाइक हमारे पास अगर हम नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड की बात करें, स्वीप पावर, वन ऑफ द लार्जेस्ट सोल्ड मॉलिक्यूल इन इंडिया इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, इन स्वीप पावर सेगमेंट। अगर हम दूसरी बात करें, मेज की बात करें, तो मेज में अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन मॉलिक्यूल लॉन्च किया है, ब्रूसिया। मेज में काफी टाइम से कोई नया मॉलिक्यूल नहीं आया था, और जिस हिसाब से इथेनॉल के उत्पादन में मेज को यूज किया जा रहा है, मेज का प्रोडक्शन बढ़ाना ही होगा। एंड मेज हैज बिकम वन ऑफ द टॉप ल्यूक्रेटिव क्रॉप। अगर इनकम की बात करें, फार्मर इनकम की बात करें, तो मेज के लिए कुछ नया लेके आना बहुत जरूरी था। तो अभी हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ब्रूसिया, जो कि मेज हर्बिसाइड है। और हमारे पास और भी कई उत्पाद जैसे कैरोबीज और कई उत्पाद हम कई सालों से मेज में दे रहे हैं। सोयाबीन की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट सोयाबीन के लिए अगर कुछ है तो वो है सेंचुरियन, वन ऑफ द बेस्ट हर्बिसाइड। तो वो हम लोगों ने लॉन्च किया, वो फार्मर तक लेके गए हैं, और फर्स्ट ईयर में ही जो अडॉप्शन आया है और जो रिजल्ट आए हैं, दैट इज द बेस्ट एनी मॉलिक्यूल कैन हैव। सो ऐसे लैंडमार्क चीजें हमने की है। और अगर और भी कई प्रोडक्ट की हम बात करें, अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, उस सेगमेंट में हम प्रेजेंट है। वेजिटेबल के लिए हमारे पास कई ऐसे प्रोडक्ट भी है, क्लाइमेट रेजिलियंट प्रोडक्ट भी है, जैसे वन ऑफ द प्रोडक्ट यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ जिबा, दैट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड रिलीजेस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सो क्या होता है कि जब बारिश होता है, पानी कुछ जमीन के नीचे पर्कुलेट हो जाता है, कुछ रनअप से निकल जाता है, एंड जब बारिश होता है तो अचानक से होता है। फिर एक टाइम हो सकता है जब प्लांट को पानी चाहिए बट बारिश नहीं है, राइट। ऐसे में जो हमारा प्रोडक्ट जिबा है वो प्लांट को तब पानी प्रोवाइड करता है जब पानी चाहिए होता है। सो व्हाटएवर वाटर गेट्स लॉस्ट बाय रन ऑफ और पर्कुलेट्स डाउन द वाटर, जो भी नीचे चला जाता है उसको वो एब्जॉर्ब करता है और रिलीज करता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। तो ऐसे ऐसे क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं, और फार्मर को कई तरह के डिफरेंट इंश्योरेंस स्कीम में एनरोल करवा रहे हैं, ताकि फार्मर के अंदर रेजिलियंस आए, उनके साथ कुछ भी समस्या आए तो वो फाइट बैक कर सके। जी, सर ने उत्पादों के बारे में हमें बताया, लेकिन सर आजकल हम देखते हैं किसानों को कई बार फसलों में ऐसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है जिसके बारे में हमने आज तक कभी सुना भी नहीं है। कई बार ऐसी क्रॉप में डिसीजेज आ जाती हैं जिनका
देखिएगा किसानों को काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, उनकी फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको क्या लगता है, सिर्फ एक क्लाइमेट ही है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर कई और चीज़ें भी हैं? अगर उत्पादों की बात भी ना की जाए तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए, और क्या किसानों को सतर्कता बरतनी चाहिए उन चीज़ों से बचने के लिए? आपने बहुत सही सवाल किया है। तो देखिए, उत्पाद एक जगह पे है, बट उत्पाद को कैसे यूज करना है, यूज करने के बाद क्या है, बिकॉज उत्पाद भी कई तरह के होते हैं और किसी भी चीज को, एनीथिंग इज इन एक्सेस इज बैड और लेस इज बैड। अगर फार्मर सही डोज पे नहीं डाल रहा है, अगर फार्मर एक्सेस डोज पे डाल रहा है, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, फार्मर को नुकसान हो सकता है, खेतों में नुकसान हो सकता है। बट उसके लिए सही से फार्मर तक इंफॉर्मेशन कैसे जाए, तो हम लोगों ने फार्मर स्टीवर्डशिप को बहुत सीरियसली लिया है। हम जगह जगह शिविर लगाते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ टाइप करते हैं कि सही यूज क्या है, यूज करने के बाद क्या करना है। सबसे बड़ी समस्या आज फार्मर यूज करता है, हजारों एकड़ में, लाखों एकड़ में एक प्रोडक्ट यूज करता है, फिर उसके डब्बे का क्या करेगा, वो भी एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। तो उसके लिए क्या करेगा, उसकी जानकारी देते हैं कि उसको अगर हमें डिस्कार्ड करना है तो कैसे करना है, क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए हम अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से शिविर लगा रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें केवल हमारा नहीं, आप सबका योगदान लगेगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और एक हम उन्नत देश बन सकेंगे। जी सर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी टिकाऊ खेती आज काफी चलन में है, लेकिन कृषि इंडस्ट्री में यानी कि हमारे इस क्षेत्र में क्या कुछ महत्व आज आप मानते हैं और किस तरह से इस चीज को देखते हैं? अगेन आई मीन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट to understand sustainability and especially in agriculture, because आप किसी भी चीज के बिना रह सकते हो बट खाने के बिना नहीं रह सकते। तो इसमें सबसे बड़ा जो चीज है कि सस्टेनेबिलिटी को समझना। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या, टिकाऊ, जो चल सके, लंबे टाइम तक चल सके। तो एज ए कंपनी, रिस्पॉन्सिबल कंपनी, हम कई स्टेप्स लेते हैं। अगर आप देखोगे कि आज हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस जा रहा है वो नेचुरल प्लांट प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स पे जा रहा है। ताकि नेचुरल प्रोडक्ट्स, हम प्लांट प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स ज्यादा दे सकें, ताकि किसानों के लिए, उनके हेल्थ के लिए, इवन फसल के लिए वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रह सके। प्लस हम हर जगह अलग अलग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे वाटर को, पानी को संरक्षित कर सकें, कम पानी में कैसे ज्यादा पैदावार ले सकते हैं, किस टाइमिंग पे किस क्रॉप को लगाना चाहिए। अगर सपोज करो कहीं पे भी पानी की समस्या है और वहां अगर हम ऐसी क्रॉप लगा दें जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वो आज तो नहीं बट कल को समस्या आ सकती है। तो जो कुछ भी रिसोर्सेज है आज हम यूज कर रहे हैं, बट हमें ये देखना होगा कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को कैसे अवेलेबल होगा। तो हम अपने उत्पाद को या अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को इस तरह से आयोजित कर रहे हैं ताकि लोगों तक मैसेज जा सके कि क्या यूज करना चाहिए, क्या नहीं यूज करना चाहिए, और अगर आगे फ्यूचर तक चलाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है। जैसे मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल अपने एक उत्पाद जेवा की बात की कि जेवा पर हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज इज वाटर। अगर पानी ही नहीं होगा, अगर आज के डेट में अगर आप देखो, आज कई क्षेत्र ऐसे, इस साल की अगर मैं बात करूं तो फ्लड में है, और कई क्षेत्र ऐसे जहां पानी नहीं हुआ, सूखा पड़ा हुआ है, टैंकर से घर में पानी, पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है, तो एग्रीकल्चर की तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर बना रहे, पानी कम हो ज्यादा हो बट एग्रीकल्चर चलता रहे, खाद्य पदार्थ के उत्पाद बनी रहे। तो इसके लिए हम ऐसे ऐसे उत्पाद लेके आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं। हम ना केवल अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देते हैं बट हम फार्मर लेवल पे भी ट्रेनिंग देते हैं, और साथ में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं हम उनके साथ जाकर के बात करते हैं, उनके साथ, उनके एक्सटेंशन वर्कर के साथ काम करते हैं और फार्मर तक ये सारी चीजें लेके जाते हैं। अगर आप हमारे एक प्रोग्राम का देखेंगे, शाश्वत मिठास, शुगर केन, वन ऑफ द मोस्ट वाटर इंटेंसिव प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा पानी लगता है। अब उसमें कैसे हम अच्छे से कर सकते हैं, पानी के उपयोग कैसे कम से कम, या फिर उतने ही पानी में कैसे ज्यादा पैदावार कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है शाश्वत मिठास। हम डिफरेंट शुगर मिल्स के साथ टाई अप कर रहे हैं, वहाँ उनके एक्सटेंशन वर्कर के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके साथ फार्मर के साथ हम गाँव टू गाँव जा रहे हैं, उनके लोगों से मिल रहे हैं। तो हम ऐसे कई प्रोग्राम चला रहे हैं। जी, बहुत सही बात कही है साविश जी ने, क्योंकि किसान, कई बार हम देखते हैं पानी की वाकई कई बार किल्लत किसानों के सामने होती है, और कई बार ड्रेनेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी फसलें भी खराब हो जाती हैं। तो कंपनीज को ऐसी स्ट्रैटेजीज के साथ काम करना पड़ेगा ताकि आने वाले टाइम में जो हमारी कृषि है, जो भारत एक एग्रीकल्चर के लिए प्रधान देश माना जाता है, वो बनी रहे। तो सर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि यूपीएल की आने वाले टाइम के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजीज रहने वाली हैं। भले आपने अभी हमें बताया कि किस तरह से आप लोग आगे के लिए भी काम कर रहे हैं कि कृषि क्षेत्र के लिए ऐसे उत्पादों को विकसित यूपीएल की ओर से किया जा रहा है जो किसानों के लिए भी वाकई काबिल तारीफ है और उनके लिए इस्तेमाल के योग्य भी हैं, लेकिन स्ट्रैटेजीज के लिए आगे यूपीएल का क्या कुछ प्लान है?
सो अगर मैं बात करूं कि यूपीएल एक इंडियन एमएनसी है जी। एंड द मोस्ट फॉर्चुनेट थिंग कि यूपीएल का प्रेजेंस ऑलमोस्ट ग्लोबली हर जगह है, जहां कहीं भी एग्रीकल्चर है यूपीएल का प्रेजेंस है। सो बेस्ट थिंग विद यूपीएल इज कि अगर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर कोई चीज अच्छी हो रही है किसी भी क्रॉप पे, तो यूपीएल के पास प्रेजेंस होने के कारण ये स्ट्रेंथ है कि हम वो अच्छी टेक्नोलॉजी को यहाँ ला सकते हैं और यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है वो वहाँ लेके जा सकते हैं। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो कुछ अच्छा हो रहा है वहाँ का यहाँ का वहाँ, वो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारे पास वो स्ट्रेंथ है, हमारे पास हमारे लोग ग्लोबली हैं, हमारे इवन फैक्ट्रीज की अगर हम बात करें तो हमारे ग्लोबली ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में हमारे फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे भी लोग हैं और ऑन फील्ड एक्सटेंशन वर्कर्स हैं। तो हम ये हर साल एस्टिमेट करते हैं कि किस कंट्री में किस चीज़ का प्रोडक्शन कितना हो रहा है जी। क्या वहाँ पे अच्छा हो रहा है, अच्छे होने के पीछे क्या क्या कारण है, क्या हम यहाँ अगर कुछ अच्छा हो रहा है, अगर अर्जेंटीना में, अगर यूएस में, अगर यूरोप में कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, क्या हम इसको इंडिया में रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर हमें लगता है यस, हम उसका छोटे पैमाने पे ट्रायल करते हैं, फिर उस टेक्नोलॉजी को वहां लेके जाते हैं। तो इन चीजों पे हम काफी कुछ काम कर रहे हैं। जी, अडेप्शन टेक्नोलॉजी वाकई काफी महत्वपूर्ण है। हमारे पास एग्जांपल है इजराइल के, और भी कंट्रीज हैं जो टेक्नोलॉजी में भारत को उनसे सीखना भी चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसी टेक्नोलॉजीज पर हमारे साइंटिस्ट हों या फिर यूपीएल जैसी कंपनीज हैं जहां पर अपनी एक R&D टीम है या फिर रिसर्च टीम है, उस पर काफी काम भी कर रही है और उन टेक्नोलॉजीज को किसानों तक पहुंचाया भी जा रहा है। आपसे आखिरी सवाल हमारा साविर जी यही रहेगा कि आप हमारे किसान भाइयों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे यूपीएल की ओर से। सो इनफैक्ट किसान भाई को संदेश जाए तो मैं तो किसान भाइयों से सीखता हूं, बट एक मेरा सजेशन है, किसी भी चीज को करो साइंटिफिक तरीके से करो। एंड कृषि को हमें उद्योग के जैसा लेना चाहिए। उद्योग में कैसे हम देखते हैं कि क्या करने से कितना हमें मुनाफा होता है, उस बेसिस पे करना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, साइंटिफिक वे में जो कोई भी प्रूवन टेक्नोलॉजी है, जो भी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्नोलॉजी है, उसी को अडॉप्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट के साइड से भी हमें बहुत मदद मिलती है, गवर्नमेंट का जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। प्लस अगर आप देखें जिस हिसाब से यूपीएल ने मैकेनाइजेशन या डिजिटाइजेशन लाया है उसको फॉलो करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन फ्लो बहुत जल्दी होगा। इन्फॉर्मेशन फ्लो से क्या बेनिफिट होगा, सपोज करो आप सीजन में हो, आपको पता चलेगा कि इस सीजन में मैं क्या लगा सकता हूँ, क्या लगाने से मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा, सीजन कैसा जाने वाला है, कमोडिटी प्राइसेस कैसे जाने वाले हैं। ये सारी चीज़ों की अगर आपको जानकारी रहेगी, आपको पता होगा, तो आप अच्छे से खेती कर पाएंगे और आपका भला होगा तभी देश का भला होगा। बिकॉज इंडिया को अगर सर्वाइव करना है तो उस किसान का सर्वाइवल बहुत जरूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साविश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपीएल क्या कर रहा है कृषि क्षेत्र में, उसकी पहचान क्या है, किस तरह से उत्पाद किसानों के लिए आगे बनाए जा रहे हैं ताकि भारत में कृषि की रीढ़ हमेशा मजबूत रहे। कृषि से जुड़ी और भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।